नहीं समझते ये लोग। सोना तो मिला ही है, पर उससे कुछ कई ज़्यादा कीमती इतिहास की सबसे बड़ी खोज सामने आई है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स का कहना है हम इंडियंस, भारतीय, हमेशा से इस देश में नहीं थे। यहाँ तुम्हें इस बात का भी पता चलेगा। इस डिस्कवरी को हमें अपने हिस्ट्री के सिलेबस में ऐड करना होगा, पर बिना मैनिपुलेशन किए हम सेकुलरिज्म को कायम नहीं कर पाएंगे। और बिना सेकुलरिज्म के हमारे बीच भेदभाव बना रहेगा, मुसलमान हिंदू होता रहेगा, और मुसलमान भाइयों को भी वैलिडेट करना ज़रूरी है। किसी भले काम के लिए झूठ भी जायज़ है। तो सनौली, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। 2005 में खेती के दौरान यहाँ कई स्केलेटन्स, तांबे के बर्तन और सोने के टुकड़े बरामद हुए थे। बात जब एएसआई तक पहुंची तो 2006 में हमने एक्सकवेशन शुरू किया और हमें यहाँ एक सिमेंट्री साइट मिली जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। और यहीं से हमें हिंदुओं का भारत में हमेशा से मौजूदगी का पता चलता है। एक्सकवेशन किसी कारणवश 2006 में ही रुक गई थी, पर अब जाकर 2018 में हमने एक्सकवेशन कर ली है। एक बात समझ में नहीं आई, वहाँ बरीड ह्यूमंस मिले हैं, बट हिंदू लोग तो दफनाया नहीं करते, तो फिर उनके धर्म का कैसे पता चला? हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी गई। ऋग्वेद में पुरुषा सुक्ता का एक मंत्र है। हे यम, हमने मृत को लिटा दिया है, अमीक्षा रख दी है। अमीक्षा यानी दही। हमने धृत रख दिया है यानी घी, और हमने सोमरस भी रख दिया है। आप इसको ले जाइए और अपने पितरों को ले आइए जो उन्हें नहीं जानता है। और ये एक इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसका असर हुआ। हम आज 4000 साल बाद खुदाई करके उनके पास सच में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ हमें सोत्रा यानी हवन की परंपरा का भी प्रमाण मिला है। जलाने और दफनाने दोनों की परंपरा हमारे यहाँ एक काल में बराबर चल रही थी। इन्हीं सब के बीच बरियल नंबर 5 में उन एंटीना स्वॉर्ड्स के बारे में बताइए, जिसे बताया जा रहा था कि वो सिर्फ ऑफरिंग के लिए हैं। 100 से ज़्यादा हमें एंटीना स्वॉर्ड्स मिले हैं। सिंबॉलिक से ज़्यादा वो आर्मरी लगती है। पर उन स्वॉर्ड्स तलवारों में पकड़ने की जगह ही नहीं है। जब तलवार पकड़ ही नहीं सकते तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक बार को हमने भी यही सोचा था, फिर हमें उस तलवार की हिल्ट यानी मुट्ठा मिला, लकड़ी का, और वो इसीलिए सुरक्षित रह गया क्योंकि लकड़ियों के ऊपर कॉपर की कोटिंग से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सिनौली के लोगों ने उस पर कॉपर की वायरिंग करी थी। सोचो, उस वक्त तक ये आम तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, पर अभी 1820s के बाद इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेलीग्राफ की इन्वेंशन के बाद इसे अच्छी कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। शॉर्ट्स में एक मीडियल रिज भी आप देख सकते हो जो कि इसकी मजबूती को बढ़ाता है। आप 100 न्यूटन के फोर्स से स्ट्राइक करोगे, 50 न्यूटन एक्स्ट्रा इन मिड रिब की वजह से ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये मिड रिब का कॉन्सेप्ट मेसोपोटामिया, करंट डे इराक में था, परंतु हड़प्पा में नहीं था। इराक में 97% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, तो फिर ये लोग आखिर क्यों बरियल्स में फिर तलवारों को रखा गया? वो लोग कौन थे जो इन तलवारों से जुड़े थे? एक बात और, वहाँ हमें सी आकार के कॉपर चैनल्स भी मिले हैं। एक नहीं, सारे ही बुरियल्स में। पुराने ज़माने में एक क्लैन यानी कबीलों की निशानी हुआ करती थी। अब तक हमें जितनी भी चीजें मिली हैं उससे ये एक वॉरियर कबीला लगता है। कुछ दिन पहले इन्हीं में से एक फीमेल स्केलेटन की डीएनए रिपोर्ट आई थी, जिससे हमें ये पता चला कि इनकी इंसेस्ट्री ग्लोबल लेवल पर लोकल है। इनमें से कोई यूरोपियन, ग्रीक, कहीं के कोई भी कंपोनेंट की कुछ भी निशानी नहीं मिली, और आज के मॉडर्न इंडिया के लोग की इंसेस्ट्री इनसे बढ़िया लिंक्ड है। गोल्ड के बैंगल्स इतने अच्छे कंडीशन में मिले हैं जितने कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले, और ना कभी किसी और साइट पर। पहली बड़ी खोज जो कि हमें स्वॉर्ड्स, तलवारें मिली, और दूसरी बड़ी खोज जो कि सील्ड्स, ये उस वक्त की अब तक सबसे एडवांस्ड थी। अगेन इसे भी कहा गया कि ये एक सिंबॉलिक सील्ड है। यादव जी बताइए फिर। हमने उसकी सीटी स्कैनिंग कराई और हमें ये पता चला कि इसकी थिकनेस लगभग 1 इंच की है और इसके चारों तरफ कॉपर से इनकेसिंग की गई है। और सबसे खास बात जो उसमें लकड़ी लगी है वो छोटे छोटे पत्तियों में है, और वो कुछ इस तरह से है कि वो बैंड तो हो जाएगा पर टूटेगा नहीं। वहाँ हमें 2 टाइप की सील्ड्स मिली हैं, ठीक उसी तरह जैसा कि हमें 2 टाइप की कॉफिन्स मिली हैं। फीमेल की अलग डिज़ाइन, जैसा वहाँ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वैसा ही सील्ड्स पर भी है। सेम फॉर मेल वंस। वो सब ठीक है, पर इनका पर्पस सिर्फ कलाकृतियों तक नहीं था, तो क्या ये हथियार युद्ध के लिए बने थे? मतलब इनसे जुड़े लोग योद्धा थे?
क्योंकि इस समय के बाकी के सिविलाइजेशन तो बड़े सुख शांति से रहते थे। वॉरियर्स होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता। यहाँ पर एक बात और है, बाकी के इस वक्त के जितने भी सिविलाइजेशंस थे, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, इन सब में वेपन्स की डिज़ाइन लिमिटेड है। उनकी तुलना में सनौली वाले वेपन्स बहुत एडवांस्ड थे, इसलिए दे वेयर द क्षत्रिय। ठीक है वो वॉरियर्स थे, पर जो फीमेल वॉरियर के साथ वेपन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या वो भी वॉरियर्स थे? इसलिए उनका मानना सही था कि दोज वेपन्स आर ओनली फॉर सिंबॉलिक पर्पस। रामायण में युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब राजा दशरथ ने कहा था कि तुम 2 बार कुछ भी मांग सकती हो। के साथ हमें एक मोटी डिकम्पोज हैंड भी मिली है, जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। उसके साथ हमें कुछ एरोज के मेटल पॉइंट्स भी मिले हैं। बोस, एरोज, शील्ड, इतना कुछ होते हुए कोई ये कैसे इमेजिन कर सकता है कि वो सिर्फ सजावट के लिए है और उसका यूज नहीं होता होगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। वो वेपन्स, देखिए पोदार जी, हमारे किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि वेमन्स वॉरियर नहीं हो सकती। इनफैक्ट प्राचीन काल में औरतें इतनी बेसहारा नहीं थीं। वे तलवारबाजी सीखती थीं, घरों के अलावा वे आदमी के साथ काम करती थीं। वैदिक काल में देखिए आप, हमारा कल्चर बहुत रिच रहा है। औरतों के बैकवर्ड हो जाने के पीछे की वजह सिर्फ मुगल और ब्रिटिशर्स की करामात है। 500 साल तक यही चलता रहा, जिससे हमारी सोच बदलने लग गई। अब जाकर चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। इतिहास से विभिन्न भावनाएं बनती हैं, पर भावनाओं से हम इतिहास नहीं बना सकते। तो मैनिपुलेशन क्यों करना है? क्या? हमें एक चैरियट मिला है, इससे पहले और भी जगहें मिली हैं, मेसोपोटामिया और सुमेरिया, इराक साइड के अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। एक चैरियट का मिलना हम सभी भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से हमें अपने इतिहास को दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ रही है। हिस्टोरियंस के मुताबिक आर्यंस इंडिया के बाहर से आए थे। ये एक पुरानी सोच थी जो कहती है चैरियट्स इंडिया के बाहर से आए हैं। अंग्रेजों ने हमें नीचे रखने के लिए हमारे इतिहास को ट्विस्ट किया, और बाद में जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आए तो पता चला ये तो एक प्रपोज थ्योरी है। अलेक्जेंडर और ग्लैडिएटर्स के द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में रथों ने जीत की बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी बनावट देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लेवल की डिज़ाइन को ही अचीव करने में सालों लगे होंगे। इन वॉरियर्स में मिले चैरियट्स से भी कई हजार साल पहले भी चैरियट्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। इनमें यूज्ड किए गए कॉपर की जो रिफाइंड क्वालिटी है, उसी से पता चलता है कि उस वक्त की तुलना में सनौली के लोग कितने एडवांस्ड थे। वेस्टर्न्स की तुलना अगर सनौली से लोगों की करें तो वेस्टर्न्स को बच्चा कह देना भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी। आप देखिए कैसे मामूली सा चक्का और कुछ डंडियाँ लगी हैं। देखिए, नो डाउट हम बहुत एडवांस थे, पर मेरा स्टार्टिंग से ये पॉइंट है कि हम उनको एक वॉरियर्स ना बनाएं। हम अभी आपके सामने हैं, ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी हम चीज़ों को वैसा ही दिखा रहे हैं जैसा वो है। घोड़े तो भारत में आर्यंस लाए थे, और जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि वो 4000 साल पुराने आए थे, तो फिर बिना घोड़े के वॉरियर चैरियट्स कैसे हो सकता है? प्राचीन समय में घोड़े ही हमारे परिवहन का मुख्य साधन थे। महाभारत सुनने के बाद भी किसी के मन में ऐसे कैसे शंका आ सकती है? सनौली में तुम्हें इस बात का भी जवाब मिलेगा। अगर वो एक बैलगाड़ी होती तो सिर्फ उसमें 1 या 2 लोगों के लिए जगह नहीं होती। सवाल ये है कि बोन्स तो मिलने चाहिए थे ना। आज तक डोंकीज, बुफेलोज, इन सब के बोन्स मिले हैं,
बट आज तक कभी भी घोड़े के बोन्स नहीं मिले। भाई क्या गजब ब्रेन वॉश करके गए वेस्टर्न्स। सुरकोटाडा गुजरात की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जगह है, वहाँ हमें घोड़े के बोन्स मिले हैं। पर वो आर्यंस के आने के बाद के बोन्स हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वेस्टर्न्स ने यही तो थ्योरी डाली है कि आर्यंस ने इन्वेड किया इंडिया में और उन्होंने ही घोड़े सेंट्रल एशिया या वेस्ट से लाए हैं। जब हमारे यहाँ हिमालयन फुट हिल्स पर पोनी हॉर्स पाए जाते हैं तो हम वेस्ट एशिया से क्यों लाएं? हमने कई सारे बोन्स के डीएनए टेस्ट किए हैं और हमें बहुत से 2500 BC से भी पुराने बोन्स मिले हैं। इस रथ की साइज और स्ट्रक्चर को ही देखकर लग रहा है कि ये घोड़े की ही है। हम हमेशा से एक वॉरियर थे। हाँ मैं मानता हूँ, इस बात में दम है। पहले की मोस्ट बेसिक ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी थी जो कि नहीं मिल पाई। पोदार जी, ये लकड़ी मिट्टी में जल्दी मिट्टी बन जाती है और ये लकड़ी इसीलिए बची रही क्योंकि इसके चारों तरफ कॉपर से कवरिंग की हुई थी। वैसे तो लगाव, प्यार अपने देश के प्रति एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है कि मेरा अच्छा, मेरा अच्छा। सबसे अच्छा, सबसे पुराना। पर हमारे प्रयास इतिहास को समझने के, उसे ढूंढने के होने चाहिए, ना कि अपने नाम भरने के। अगर तुम्हें वहाँ कोई रथ मिले तो उसे मेरे लिए वेदों के विवरण से ज़रूर मिलाना। तुम एक बेहतर सच की ओर बढ़ोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। अब तक हमने कई सारे आर्टिफैक्ट्स की जांच पड़ताल कर ली थी, बट जो बरियल नंबर 6 था, यहाँ हमें इनके बारे में 3 नई बातें पता चली। पहली कि इस बरियल में कॉफिन के ऊपर जो कॉपर के स्ट्रक्चर मिले थे वो अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री हैं। हमने कई सारे एंशिएंट आर्किटेक्चर्स देखे, जानते हैं, पर पहले कभी ऐसा निशान कहीं नहीं पाया गया। ऐसा लगता है यमराज की प्रतिमा बनाई गई है। 2 बुल हॉर्न्स टाइप बने हैं। इसकी लेंथ बाकी प्रतिमाओं से ज़्यादा है। हमने एक व्यक्ति को लिटाकर इसकी मेजरमेंट भी करी। इसके अंदर किसी खास इंसान की बॉडी भी हो सकती, कोई राजा, चीफ, कोई महान योद्धा या कोई भी एलीट क्लास के आदमी की कॉफिन लगती है। हमने इसके अंदर जानने के लिए एक्सरे मशीन से इसके अंदर देखने की कोशिश भी की, पर चारों तरफ कॉपर की कवरिंग होने की वजह से कुछ साफ पता नहीं चला। इनसाइड कॉफिन के क्या क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। और इसके साथ 2 राजदंड भी मिले हैं, गोल्ड सिल्वर अलॉय की उसकी टॉप हेड से पता चलता है। और इसी बुरियल में हमें 2 चैरियट्स भी मिली हैं। 2 राजदंड, 2 कॉपर चैनल, 2 चैरियट। कॉफिन भी बाकियों से बड़ी है। ऐसा लगता है कि किसी 2 बॉडी की ये कॉफिन हो सकती है। इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर और एविडेंस भी हमारे पुराने ग्रंथों से मैच कर रहे हैं। मैनिपुलेशन मुश्किल है। इस दुनिया में उतनी ही चीज़ें हैं जितनी हमारे ग्रंथों में हैं। दोनों को देखते हुए क्यों ना सिर्फ इस बार के लिए हम चीज़ों को वैसे ही रहने दें जैसा कि ये है। जय श्री राम।